सोचिए, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में एक छोटा सा कूटनीतिक कदम उठाया जाता है और दुनिया की एक महाशक्ति के लिए एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सोमालीलैंड की। और आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे इस एक फैसले ने चीन को एक बहुत ही मुश्किल दुविधा में डाल दिया है। सोमालीलैंड अब कोई कूटनीतिक फुटनोट नहीं है। ये जो बात है ना, ये असल में दिसंबर 2025 में शुरू हुए एक बहुत बड़े भू राजनीतिक बदलाव का सार है। एक ऐसा बदलाव जिसने दशकों से जो स्टेटस को चला रहा था उसे सीधी चुनौती दे डाली। तो सवाल उठता है कि ये कूटनीतिक दरार आखिर थी क्या? देखिए, ये सब तब शुरू हुआ जब इजराइल ने सोमालीलैंड को एक संप्रभु राज्य यानी कि एक सॉवरेन स्टेट के तौर पर मान्यता दे दी। और बस इस एक कदम ने पूरे इलाके में जैसे हलचल मचा दी। इस फैसले का सीधा असर ये हुआ कि लाल सागर, जो कि दुनिया के व्यापार के लिए एक लाइफलाइन जैसा है, उसके सैन्यकरण का खतरा पैदा हो गया। और तो और इस इलाके में जो पहले से प्रॉक्सी वॉर्स चल रही थीं, उनके और भी ज्यादा भड़कने की आशंका बढ़ गई। लेकिन कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ यहाँ के लोकल प्लेयर्स से नहीं, बल्कि हजारों मील दूर बीजिंग से जुड़ा है। जी, सोमालीलैंड के इस कदम ने जो सबसे बड़ी रणनीतिक दुविधा पैदा की है, वो चीन के लिए की है। ये कदम, आप समझिए, चीन को एक ऐसी मुश्किल सिचुएशन में फंसा देता है जहां उसकी फॉरेन पॉलिसी के दो सबसे बड़े पिलर्स, एक तरफ संप्रभुता का सिद्धांत और दूसरी तरफ उसके रणनीतिक और आर्थिक हित, आमने सामने आ जाते हैं, एक दूसरे से टकराने लगते हैं। तो बीजिंग के लिए ये मामला इतना पेचीदा क्यों है? इसकी 3 मुख्य वजह हैं। पहली, उसका एक चीन सिद्धांत, जो ताइवान की वजह से उसकी फॉरेन पॉलिसी की बुनियाद है। दूसरी, लाल सागर की सुरक्षा, जो उसकी ग्लोबल ट्रेड के लिए बहुत जरूरी है। और तीसरी, इस इलाके में अमेरिका जैसी महाशक्तियों के साथ उसकी जो बढ़ती कंपटीशन है। अब चीन की जो पहली प्रतिक्रिया आई, वो बिल्कुल वैसे ही थी जैसे उम्मीद की जा रही थी। उसने सोमालीलैंड की मान्यता को अलगाववाद का समर्थन बताया, बिल्कुल वही भाषा जिसका इस्तेमाल वो ताइवान के मामले में किसी भी इंटरनेशनल सपोर्ट को खारिज करने के लिए करता है। लेकिन ये जो ऊपरी तौर पर दिख रहा है ना, इसके ठीक नीचे चीनी विदेश नीति के अंदर एक बहुत गहरा संघर्ष चल रहा है। और ये संघर्ष है सिद्धांत और व्यावहारिकता के बीच का। तो देखिए, एक तरफ तो है चीन का वो सख्त वन चाइना प्रिंसिपल, जो किसी भी तरह के अलगाववाद को सिरे से खारिज करता है। और दूसरी तरफ है उसके एकदम प्रैक्टिकल हित, मतलब लाल सागर में उसके अरबों डॉलर के निवेश और जिबूती में उसके मिलिट्री बेस की सुरक्षा। अब चीन के लिए मुश्किल ये भी है कि सोमालीलैंड उसके अस्थिर अलगाववादी क्षेत्र वाले नैरेटिव में फिट ही नहीं बैठता। मतलब यहाँ पिछले 3 दशकों से काफी हद तक शांति है, काम करने वाले इंस्टीट्यूशंस हैं और लोकतांत्रिक चुनाव भी हुए हैं। ये सब इसे कई मान्यता प्राप्त देशों से भी ज्यादा स्थिर बनाता है। और ये जो जियोपॉलिटिक्स की शतरंज की बिसात है, इस पर चीन अकेला खिलाड़ी नहीं है। कई दूसरे इंटरनेशनल प्लेयर्स भी अपनी अपनी चालें चल रहे हैं, जिससे बीजिंग के लिए रास्ते और भी मुश्किल होते जा रहे हैं। देखिए, ये सब कुछ रातों रात नहीं हुआ। इसकी नींव काफी पहले से रखी जा रही थी। 2020 में सोमालीलैंड ने ताइवान के साथ संबंध बनाकर चीन को सीधी चुनौती दी। फिर 2024 में इथियोपिया ने पोर्ट के बदले मान्यता देने का संकेत दिया। और फिर 2025 में इजराइल की मान्यता ने तो इस पूरे सिलसिले को एक निर्णायक मोड़ ही दे दिया। तो जैसे जैसे नए देश अपना समर्थन दे रहे हैं, चीन की सोमालीलैंड को अलग थलग रखने की स्ट्रैटेजी कमजोर पड़ती जा रही है। अब बीजिंग के लिए चुप रहना या अपनी पुरानी नीति पर अड़े रहना ज्यादा महंगा साबित हो रहा है। तो चीन का सबसे बड़ा डर क्या है? उसका सबसे बड़ा डर यही है कि जिबूती में जो उसका एकमात्र विदेशी मिलिट्री बेस है, ठीक उसी के पास अमेरिका, इजराइल और यूएई के समर्थन से एक नया सिक्योरिटी और लॉजिस्टिक्स हब बन जाए। ये उसके प्रभाव को इस इलाके में सीधा चैलेंज करेगा। तो अब सवाल ये है कि बीजिंग कर क्या सकता है? उसके सामने कुछ बहुत ही मुश्किल ऑप्शन है, और सच कहूं तो कोई भी रास्ता आसान नहीं है। सोचिए, अगर चीन सोमालीलैंड पर बहुत ज्यादा दबाव डालता है तो इसका उल्टा असर हो सकता है। ये सोमालीलैंड को अमेरिका और उसके सहयोगियों के और भी करीब धकेल देगा। मतलब ठीक वही होगा जिसे चीन हर हाल में रोकना चाहता है। इसीलिए सीधे सीधे टकराव में आने के बजाय चीन शायद पर्दे के पीछे से काम करना चाहेगा। इसमें क्या क्या शामिल हो सकता है? आर्थिक दबाव, उस इलाके के नेताओं की लॉबिंग और प्रोपेगेंडा कैंपेन जैसी हाइब्रिड स्ट्रैटेजीज।
और ऐसा करने के लिए उसके पास साधन भी हैं। चीन के मीडिया नेटवर्क जैसे स्टार टाइम्स 30 से ज़्यादा अफ्रीकी देशों में एक्टिव हैं। वो इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल अपना नैरेटिव फैलाने और वहाँ के पब्लिक ओपिनियन को अपने हक में करने के लिए कर सकता है। तो कुल मिलाकर मान्यता के इस एक कदम ने इस पूरे इलाके के भू राजनीतिक नक्शे को ही बदल कर रख दिया है। अब चीन के लिए असली चुनौती सिर्फ सोमालीलैंड की मान्यता को रोकना नहीं है। ये मुद्दा अब उससे कहीं ज़्यादा बड़ा हो चुका है। अब ये चीन के अपने बड़े रणनीतिक लक्ष्यों से जुड़ गया है। तो असल में चीन के लिए ये सब इस बारे में है कि वो कैसे अपने प्रतिद्वंद्वियों यानी अमेरिका, इजराइल और ताइवान को इस बेहद ज़रूरी ग्लोबल कॉरिडोर में एक रणनीतिक बढ़त हासिल करने से रोक पाएं। संक्षेप में कहें तो इजराइल के इस फैसले ने बीजिंग को एक बहुत ही असहज स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। उसे अपने दशकों पुराने सिद्धांतों और अपनी तात्कालिक आर्थिक और सुरक्षा ज़रूरतों के बीच एक मुश्किल बैलेंस बनाना पड़ रहा है। और आखिर में सोमालीलैंड को मिली ये मान्यता चीन की ग्लोबल स्ट्रैटेजी की हदों को दिखाती है और ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। जब कठोर सिद्धांत ज़मीनी हकीकत से टकराते हैं तो जीत किसकी होती है? इस सवाल का जवाब ही चीन की विदेश नीति का भविष्य तय करेगा।